हेलो, सुप्रभात दोस्तों। जय श्री श्याम, जय श्री राम। और मैं अतुल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और आज हम लोग हाजिर हैं 11 जून की करंट अफेयर्स के साथ। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या खास होने वाला है न्यूज के सिलसिले में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं पहली न्यूज। पहली न्यूज आ रही है नीति आयोग से। यानी कि नीति आयोग ने क्या किया है कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग हमेशा इससे रिलेटेड न्यूज को तैयार रखा करिए। तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है नीति आयोग ने और पीरामल फाउंडेशन, ये दोनों ही याद रखना। 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है। तो पहला तो ये याद रखेंगे कि नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। और कितने जिलों में? 112 आकांक्षी जिलों में ये सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है दोस्तों। अगला बढ़ते हैं। इसी में न्यूज क्या है कि वे उन कोविड-19 रोगियों को होम केयर एंड सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे जो स्पर्शोन्मुख है और या जिनमें हल्के लक्षण हैं। इसका नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। 1000 से अधिक स्थानीय एनजीओ के साथ साझेदारी में करेंगे और 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित करेंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगली खबर आ रही है, घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत 55वें स्थान पर है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संपत्ति बाजार नाइट फ्रैंक के वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में यानी पहले क्वार्टर में 2020 में 43वें स्थान के मुकाबले 12 पायदान नीचे भारत खिसक गया, यानी कि 55वें स्थान पर पहुंच गया दोस्तों। इसने घर की कीमतों में साल दर साल 1.6% की गिरावट दर्ज करी है। तो सोच लीजिए, घर खरीदना आपके लिए आसान हो गया है क्योंकि कीमत में गिरावट महसूस की गई है। तुर्की लगातार 5वीं तिमाही में सूचकांक में सबसे ऊपर रहा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन घरेलू सूचकांक जो मूल्य सूचकांक में सबसे ऊपर है, तो वो है तुर्की, लगातार 5वीं तिमाही में। जबकि क्वार्टर 1 2021 में स्पेन सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा है। अगला देखते हैं। अगला है खेल से संबंधित। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि चौथा भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 21 जून 2021 को पटियाला में आयोजित किया जाएगा। यानी कि याद रखिए आप दोस्तों, चौथा भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 21 जून 2021 को पटियाला, कहां पर? पटियाला में आयोजित किया जाएगा। AFIN 25 जून से उसी स्थान पर राष्ट्रीय अंतर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी आयोजन करेगा। इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में खेली जाएगी। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो लोग देखते हैं उनके लिए खुशखबरी है भाई कि 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है IPL, 15 अक्टूबर तक चलेगा। और कहां पर खेला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने तारीखों की पुष्टि कर दी है। अगली खबर है कि सरकार ने PMAYU के तहत दी 708 प्रस्तावों को मंजूरी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आयोजित PMAY यानी कि PM आवास योजना के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा PMAYU यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड्स 2021 में 100 डेज चैलेंज भी लॉन्च किया गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे, 100 डेज चैलेंज जो है वो भी लॉन्च किया गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि 100 डेज चैलेंज किस प्रधानमंत्री की योजना में चालू किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगली खबर देखते हैं। नितिन गडकरी जी, मसूरी के लिए 2 लेन की सुरंग परियोजना की घोषणा की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के मसूरी शहर में सुरंग के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की मंजूरी करी है। सुरंग 2.74 किलोमीटर लंबी होगी और मसूरी शहर, माल रोड और लबासना जो कि IAS अकादमी है को आसान और भीड़ मुक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो मसूरी शहर, माल रोड और लबासना को आसान और भीड़ मुक्त कनेक्टिविटी से जोड़ेगी। ये सुरंग 2.74 किलोमीटर लंबी होगी। सुरंग का निर्माण मसूरी के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707A पर किया जाएगा। तो ये भी याद रखना आप, 707A पर किया जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये गश्ती चल रही है भारत और थाई के मध्य।
भारत और थाई समन्वित एंड गश्ती 9 से 11 जून 2021 तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित एंड गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट का 31वां संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों। आईएनएस सरयू एक स्वदेश निर्मित नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत और महामहिम का थाईलैंड जहाज एंड क्राबी एक अपतटीय गश्ती पोत दोनों नौसेनाओं के डोर्नियर एंड समुद्री गश्ती विमान के साथ एंड कॉर्पोरेट में भाग ले रहे हैं। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। 2021 में विश्व के सबसे निवास योग्य शहर की लिस्ट आ गई है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये भी याद रखिए कि ये लिस्ट कौन जारी करता है, तो ये EIU यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा न्यूजीलैंड में ऑकलैंड को विश्व स्तर पर सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामित किया गया है। ऑकलैंड में एक स्टेडियम भी है, तो न्यूजीलैंड में ऑकलैंड को विश्व स्तर पर सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामित किया गया दोस्तों। 5 व्यापक श्रेणियों स्थिरता, अब ये किन किन श्रेणियों में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और आधारभूत संरचना में 30 से अधिक गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों के आधार पर निवास योग्यता सूचकांक शहरों को रैंक करता है। ऑकलैंड के बाद अगर कोई शहर आता है तो वो आता है ओसाका, फिर एडिलेड, फिर वेलिंगटन, फिर टोक्यो, फिर पर्थ और फिर ज्यूरिख। ठीक है। अगली खबर है कि मेगन मार्कल ने किया बच्चों के लिए पुस्तक का विमोचन। ब्रिटेन की डचेस एंड ऑफ ससेक्स एंड मेगन मार्कल ने 8 जून 2021 को बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक का विमोचन किया और इसे अपने पति प्रिंस हैरी और उनके 2 वर्ष के बेटे आर्ची को समर्पित किया है। द बेंच एंड नाम की इस पुस्तक में मां की नजर से पिता और बेटे के रिश्ते को देखा गया है। द बेंच, तो पुस्तक का नाम है दोस्तों द बेंच, और ये मेगन मार्कल ने इसको लॉन्च किया। पुस्तक का एक ऑडियो संस्करण भी है जिसमें कलाकार क्रिश्चियन एंड रॉबिन्सन द्वारा वाटर कलर के चित्र हैं। अगली खबर देखिए, हरियाणा से पंचकूला को मिला MDA, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला के लिए एक महानगर विकास प्राधिकरण MDA की स्थापना की घोषणा कर दी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद NSA निकाय वाला ये तीसरा शहर है। प्राधिकरण हरियाणा एंड शहरी विकास प्राधिकरण जैसे अन्य विभागों के साथ समन्वय में कार्य करते हुए लोगों को बुनियादी सुविधाओं और अन्य प्रमुख सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। अगली खबर देखिए दोस्तों, रासायनिक एंड अभिक्रियाओं को ऊर्जा दे सकते हैं छोटे कण। MIT के इंजीनियर्स ने छोटे कार्बन कणों का उपयोग करके बिजली पैदा करने का एक नया तरीका खोजा है, जो उनके आसपास के तरल के साथ परस्पर प्रभाव में के माध्यम से विद्युत धारा बना सकते हैं। तरल जो कि कार्बनिक विलायक है, इन कणों से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं को चलाने के लिए या सूक्ष्म अथवा नैनो स्केल रोबोट को ऊर्जा देने के लिए किया जा सकता है। अगली खबर देखते हैं, FA यानी कि फुटबॉल एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेंगी कौन? डेबी हैविट। कौन बनेंगी? डेबी हैविट। तो डेबी हैविट 157 साल के इतिहास में फुटबॉल एसोसिएशन, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 157 साल में आप देख रहे हैं कि इतिहास में फुटबॉल एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि डेबी हैविट ये नाम आप याद रखिए बिल्कुल। हैविट स्वतंत्र गैर सरकारी FA निदेशक केट इंटेंस्ट्रे के नेतृत्व में 7 सदस्यीय चयन पैनल की सर्वमत पसंद थी। अगला देखते हैं, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब एंड डॉक्टर चारू खोसला ने जीता ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021। चितकारा यूनिवर्सिटी एंड पंजाब के सहायक डीन हैं ये डॉक्टर चारू खोसला ने प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 जीता है। तो ये अवार्ड आप लोग याद रखेंगे। ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 जीतने वाली कौन है? तो वह है चारू खोसला। उन्हें किसके लिए? ऊर्जा प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। पंजाब के बेहतरीन उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अमृतसर के सहयोग से स्टार्टअप पंजाब द्वारा ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया था। अगली खबर देखते हैं, ड्रोन संचालन के लिए SOI यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई छूट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारतीय सर्वेक्षण को मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 से सशक्त छूट दी है। स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना के तहत गांव के बसे हुए क्षेत्रों की मैपिंग के लिए ड्रोन परिनियोजन की अनुमति दी गई है।
तो ये एक स्वामित्व योजना है। इसके तहत क्या किया जाएगा, गांव के बसे हुए क्षेत्रों की मैपिंग के लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल दोस्तों किया जाएगा। स्वामित्व का पूर्ण रूप सर्वे एंड ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग एंड विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। तो दोस्तों ये इसकी पूरी फुल फॉर्म दी गई है और ये फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद ही कर लीजिए पूरा पूरा। एस फॉर क्या है, सर्वे ऑफ, वी फॉर विलेजेस एंड, ठीक है, ए फॉर एंड, एम फॉर मैपिंग, आई मैपिंग विद, आई फॉर इम्प्रोवाइज्ड, टी फॉर टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, क्लियर। इसरो ने क्या किया है दोस्तों, इसकी जितनी भी भारतीय रक्षा एजेंसी स्पेस एजेंसी है तो इसलिए इसकी समस्त जितनी भी सूचनाएं होती है महत्वपूर्ण होती है। उत्तर पूर्व में विकास परियोजनाओं की सहायता करेगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूर्वोत्तर में विकास परियोजनाओं की सहायता करेगा। इसरो इन ढांचागत परियोजनाओं की बेहतर उपलब्धि के लिए सैटेलाइट इमेजिंग और अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के सर्वोत्तम उपयोग की पेशकश करके योगदान करेगा। इसरो इससे पहले भी पूर्वोत्तर परिषद द्वारा वित्त पोषित सभी 8 राज्यों में 221 स्थलों पर 67 परियोजनाओं की निगरानी और जियो टैगिंग कर रहा है। अगली खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा से, पहली विदेश यात्रा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वे यूरोप के दौरे पर हैं। तो पहली आपको यही याद रखना है कि वो यूरोप के दौरे पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले कॉर्नवॉल के सेंट इवेस के समुद्री तट गांव में रुकेंगे, जहां वह G7 शिखर सम्मेलन भाग लेंगे और 16 जून को जेनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बाइडेन की शिखर एंड बैठक यात्रा का प्रमुख हिस्सा है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये न्यूज आ रही है, केंद्र ने जारी किया राजस्व घाटा अनुदान। राजस्व घाटा अनुदान केंद्र ने जारी कर दिया है। केंद्र ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए के पोस्ट डिवोल्यूशन एंड रेवेन्यू एंड डेफिसिट अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की है। तीसरी किस्त जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में राज्यों को कुल 29,613 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। केंद्र संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान प्रदान करता है। तो ये आप याद रखिए कि किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्यों को कह सकते हैं कि वित्त सहायता या अनुदान प्रदान करता है। तो दोस्तों वो आर्टिकल है 275, आर्टिकल 275। आप एक आर्टिकल को भी याद कर सकते हैं, आर्टिकल 275। अगली न्यूज है, युका सासो ने जीता यूएस महिला ओपन। तो यूएस महिला ओपन जीतने वाली कौन है, युका सासो। सासो रुक गई थी भाई, लेकिन उन्होंने जीत लिया। फिलिपिनो एंड जापानी किशोरी और जापान LPGA एंड टूर खिलाड़ी युका सासो ने फाइनल में नासा हातोका को हराकर यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। सासो सबसे कम उम्र की यूएस महिला ओपन विजेता के रूप में इनबी पार्क के रिकॉर्ड के बराबर है। अब तक जापानी नागरिकता वाली केवल 2 अन्य महिलाओं ने बड़ी जीत हासिल की है। 1977 में LPGA चैंपियनशिप में हिसाको एंड हिगुची और 2019 में महिला ब्रिटिश ओपन में हिनाको शिबुनो। खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी मिल गई है। 21 और 22 के लिए अनिवार्य जो खरीफ फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। इसमें लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा और किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित सबसे अधिक रिटर्न बाजार से मिलने का अनुमान है, जो कि 85% है। और इसके बाद 65% के साथ उड़द और 62% के साथ अरहर है। गवर्नमेंट ऑफ असम क्या करने जा रही है? हाँ दोस्तों, ये एक और न्यूज आ गई है। असम ने एक 7वां राष्ट्रीय उद्यान भी बना दिया है, जिसका नाम रख दिया देहिंग पटकई। जिसका नाम क्या रख दिया दोस्तों? देहिंग पटकई। आपको पता है अभी हाल ही में डिब्रू साइखोवा भी लिख सकते हैं दोस्तों। काजीरंगा, साइखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी के साथ साथ राजीव गांधी या औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग लिख सकते हो आप। और अभी कल की न्यूज में ही मैंने आपको बताया था कि रायमोना जो है असम का 6th राष्ट्रीय उद्यान बना। अब एक और 7th राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, वो है देहिंग पटकई। दोस्तों देहिंग पटकई ये आपका 7th राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो डिब्रूगढ़, साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना, देहिंग पटकई ये 7 राष्ट्रीय उद्यान अब असम में हो गए हैं। ठीक है, राज्य में अब
देश के तीसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। आप कह सकते हो कि राज्य में देश के तीसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए देखते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और अब तीसरे नंबर पर इसका नाम आ गया है। भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग याद रखिए, जो 44,000 एकड़ भूमि को कवर करते हैं। अगली खबर देखते हैं। 2 दिवसीय अरब भारत ऊर्जा गोष्ठी का समापन। 2 दिवसीय भारत अरब ऊर्जा गोष्ठी का समापन हो गया। 2 दिवसीय अरब भारत ऊर्जा गोष्ठी का पहला संस्करण जो एक आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था 9 जून 2021 को संपन्न हुआ। गोष्ठी का आयोजन भारत में मूर्खों की सह अध्यक्षता में किया गया। भारत में मूर्खों की गोष्ठी के उद्घाटन सत्र को एन बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने संबोधित किया। एन गोष्ठी में ऊर्जा एन दक्षता कार्यक्रमों के क्षेत्र में ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान प्रदान। कोविड-19 के इलाज के लिए लगभग 1.2 बिलियन का भुगतान करेगा यूएस। अमेरिकी सरकार ने चल रहे सबसे बड़े परीक्षण के कार्यात्मक साबित होने और अमेरिकी नियामकों द्वारा अधिकृत होने पर मर्क के प्रायोगिक कोविड-19 उपचार के 1.7 मिलियन एंड कोर्सेज एंड के लिए लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। ओरल एंटीवायरल एंड उपचार एंड मोल एंड नुपिराविर का उद्देश्य कोविड-19 को बढ़ने से रोकना है और इसे इन्फ्लुएंजा के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली टेमीफ्लू की तरह की बीमारी की शुरुआत में दिया जा सकता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति का एक और कदम है फाइजर टीके की 500 मिलियन खुराक खरीदेगा अमेरिका। आप समझ सकते हैं, अमेरिका सब खरीद ले रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन का प्रशासन अन्य देशों में वितरित करने के लिए फाइजर बायो एनटेक एंड कोविड-19 टीके की 500 मिलियन खुराक खरीद रहा है। बाइडेन ब्रिटेन में G7 की बैठक में औपचारिक घोषणा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आबादी की आधी से भी अधिक आबादी को पूरी तरीके से टीकाकरण कर चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि आबादी की आधी से अधिक संख्या को, यानी कि 50% से ऊपर दोस्तों अमेरिका ने अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर चुका है। तो सोच सकते हैं कि हम अभी किस पायदान पर हैं। हम लगता है कि 4% या 5% की आबादी को अभी तक पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं कर पाए। तो हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए और इस पहल पर आगे बढ़ना चाहिए। फार्मा उद्योग के लिए 2DG का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। DRDO ने उत्पादन के लिए भारतीय औषध उद्योगों को 2DG के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOT की पेशकश करने का प्रस्ताव किया। DRDO जिसने कोविड-19 रोगियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा N2-deoxy एंड D-ग्लूकोज N2DG विकसित की है, नए प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जारी किया है। 2DG को नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। टाटा डिजिटल खरीदेगा ई-फार्मेसी एंड 1mg में हिस्सेदारी। टाटा सन्स एंड प्राइवेट एंड लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा डिजिटल लिमिटेड एक डिजिटल स्वास्थ्य कंपनी 1mg टेक्नोलॉजीज एंड प्राइवेट लिमिटेड में बहुमत एंड हिस्सेदारी हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है दोस्तों। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज क्या कह रहा है कि के नागराज नायडू एंड UN शेफडी एंड कैबिनेट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, ये कल ही मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 76वां सत्र है उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, अब्दुल्ला एन शाहिद को। ठीक है, ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी उप प्रतिनिधि हैं के नागराज नायडू, इनको अपना शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है, जो अभी उप प्रतिनिधि भारत के स्थायी बने हैं नागराज नायडू, उनको शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। किसने? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। शाहिद को 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो सितंबर 2021 तक होगा। दोस्तों इस तरीके से आपने जो 11 जून की करंट अफेयर्स है उसको जान लिया। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सजेशंस भी दे सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलिए, क्योंकि आगामी एग्जाम्स बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे और आपको समय नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।